हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइस, आज की इस नई वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग एसओएल, एनसी वेब या फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी के डीयू के किसी भी रेगुलर कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं। उन सभी के पास में बीए प्रोग्राम का कोर्स है, उन सभी के पास में हिस्ट्री का सब्जेक्ट है। तो आज की नई वीडियो उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। आज हम आप सभी के लिए फर्स्ट लेक्चर लेकर आए हैं। ये उन सभी स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2022 के स्टूडेंट्स हैं और वो यूजीसीएफ के तहत अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि आप सभी को पता है, आप सभी की जो डेट शीट है वो रिलीज कर दी गई है। तो आज की नई वीडियो में हम आप सभी के लिए हिस्ट्री का यूनिट नंबर जो 1 है उसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट डिस्कस करेंगे, जो आप सभी को अपने एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आप इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आप सभी को पूरा समझ में आ जाए। और इसके अलावा अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि उसके अंदर लगभग आपके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। लगभग 1200 लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं और अगर आप लोग नहीं जुड़े तो आप भी जुड़ जाइए, क्योंकि आपके एग्जाम से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स है वो वहां पर आप सभी के लिए टाइम टू टाइम अपडेट कर दी जाती है। और आप सभी के लिए आपके नोट्स की व्यवस्था भी जो एग्जाम से पहले हम करेंगे वहां कर सकते हैं। बाकी अगर आप फिलहाल अपने नोट्स को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात तो क्वेश्चन आपके एग्जाम में क्या बनेगा। क्वेश्चन सिंपली आप सभी के एग्जाम में बनेगा कि भाई इतिहास लेखन से आप क्या समझते हैं। दूसरी चीज, इतिहास लेखन की जो प्रवृत्तियां हैं, प्रवृत्तियां का मतलब होता है तरीके। इतिहास लेखन के जो तरीके हैं वो कौन कौन से हैं और उसके जो सोर्स हैंगे, उसके सोर्स कौन कौन से हैंगे, उसके जो स्रोत हैं वो कौन कौन से हैं, इसके आप सभी को वर्णन करना है। तो बेसिकली इसके अंदर हम इस यूनिट को अच्छे तरीके से समझेंगे। और क्योंकि आने वाली वीडियोस भी होगी तो सबसे पहले एज ऑलवेज कोई भी क्वेश्चन अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो उसके लिए सबसे पहले आप सभी को उसका इंट्रो लिखना है। तो मैं अगर आप सबसे पूछता हूँ कि भाई जो हिस्ट्री है वो आखिर है क्या, तो अगर आप हिस्ट्री को अगर आप देखोगे तो हिस्ट्री आप सभी के लिए एक अलग ही सब्जेक्ट है। इसके अंदर आप हिस्ट्री को देखिए, अगर आप इसको डिवाइड करोगे दो पार्ट्स में तो आपको दिखेगा हिज प्लस स्टोरी, हिज प्लस स्टोरी। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर मेल डोमिनेटेड है, जो पुरुष है उनके द्वारा ही इतिहास लिखा जाता है, या फिर जो इतिहास के अंदर पुरुषों का ही वर्चस्व था, इस वजह से यहाँ पर हम या कह लें या फिर हम हर कह लें, हिज और हर स्टोरी इज कॉल्ड हिस्ट्री। यानी जो प्राचीन काल में, जो एंशियंट टाइम में ऐसे लोग जो पहले एग्जिस्ट करते थे, पहले रहा करते थे, उनके द्वारा जो कुछ भी अवशेष छोड़े गए उन सभी अवशेषों को आज हम, जो भी अवशेष उनके द्वारा छोड़े गए उन सभी अवशेषों को आज हम यूज करते हैं और उसके बाद हम इतिहास का अध्ययन करते हैं। जैसे ये स्रोत है, इसको अगर हम बात करें तो इसको हम बेसिकली दो पार्ट्स में कैटेगराइज करते हैं। जो ये हमारे स्रोत है उसको बेसिकली हम दो पार्ट्स में कैटेगराइज करते हैं। एक सभी सब आप सभी को ध्यान रखना, पहला आ जाता है पुरातात्विक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत। दूसरे नंबर पे आपका आ जाता है साहित्यिक स्रोत, आ जाता है साहित्यिक स्रोत। तो सबसे पहला पुरातात्विक स्रोत और दूसरा साहित्यिक स्रोत। तो इतिहास अध्ययन के लिए हम, हमारे पास में बहुत सारे सोर्स मौजूद हैं। जितने भी सोर्स हैं उन सभी को हम बेसिकली केवल और केवल दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला पार्ट आप सभी का पुरातात्विक स्रोत होता है और दूसरे नंबर पे आप सभी का आता है साहित्यिक स्रोत। तो इन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे जैसे जैसे वीडियोज हमारी सामने आती रहेंगी आप सभी के। यहाँ पर सबसे पहली बात तो इतिहास में सबसे ज्यादा जो हम भरोसा करते हैं वो हम साहित्यिक स्रोतों के ऊपर हम भरोसा करते हैं। ऐसा क्यों होता है? पुरातात्विक स्रोत के अंदर क्या आते हैं पहले मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि चैप्टर के अंदर तो हम डीप से एक एक के बारे में पढ़ने वाले हैं। जैसे पुरातात्विक स्रोत है, इसके अंदर हम भौतिक चीजों को रखते हैं। किन चीजों को रखते हैं हम? इसमें भौतिक चीजों को हम इसके अंदर रखते हैं। इसको हम यहाँ पर रिलीज कर रहे हैं। इसके अंतर्गत हम भौतिक चीजों को रखते हैं, भौतिक अवशेषों को रखते हैं, इन सब चीजों को हम इसके अंदर रखते हैं। दूसरा साहित्यिक जो स्रोत है, इसके अंतर्गत हम देखें तो जो लिटरेरी डिवाइस है, जितना लिखित रूप में हमारे पास में मौजूद है, लिखित रूप में, चाहे वो किसी भी भाषा में हो। जैसे भौतिक रूप का मतलब मेरा आप सभी से ये था कि भाई जाने अनजाने में बहुत सारे लोग ऐसे थे प्राचीन काल में जो क्या करते थे, वो बेसिकली पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे। तो उनके साथ में जब कंपैरेटिवली जो लोग थे वो
अपने साथ में जब लोगों को दफनाते थे तो उसके साथ में उसकी रोजमर्रा की जो भी जीवित था वो व्यक्ति, उसके साथ जो चीजें इस्तेमाल होती थी उसको भी दफनाया करते थे। तो उसको दफनाने की वजह से हम देखते हैं कि जो चीजें हमें उनकी कब्र के आसपास मिले, हम समझ गए कि उस टाइम पे वो चीजें यूज करते थे। इसके अलावा उनके जैसे हमने क्या करी, हमने खुदाई करी है बहुत सारी जगह पर, तो उसकी वजह से हमने ये चीज देखा कि भाई हड़प्पन सिविलाइजेशन है या फिर और अलग अलग सभ्यताएं रही हैं, उन सभी का जब उत्खनन किया गया, जो उनको खोद कर निकाला गया, तो उसके अंतर्गत आप देखेंगे तो बहुत सारे हमें क्या मिले हैं, स्रोत मिले हैं। सभी स्रोतों का ही हम इस्तेमाल करते हैं, सभी स्रोतों का ही हम क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, और आज हम उनका यूज करके अच्छी तरीके से इतिहास को समझ पाते हैं। तो हम लिखित रूप में हमारे पास भी बहुत सारे प्रमाण हैं, लेकिन जो आज जैसे हम ज्यादातर हिंदी भाषा को यूज करते हैं एक आम बोलचाल के लिए, तो पहले हिंदी भाषा नहीं थी, पहले अलग अलग भाषाएं थी। पहले संस्कृत भाषा में कई हमें साहित्यिक स्रोत मिले, कई ऐसे भी रहे जो संस्कृत भाषा में ना मिलकर हमारी जो सिंबल्स वाले चिन्ह थे उनको ना, जैसे ब्राह्मणी भाषा थी, ब्राह्मणी और खरोष्टी लिपि थी। इन सभी को हमने एक ऐसे क्रमबद्ध रूप से अध्ययन किया, और उसके बाद आज हमारे सामने बेसिकली हम सोर्स को या जो हम स्रोत है हमारे सामने, इसको हम दो पार्ट्स में ही बेसिकली डिवाइड करते हैं। पहले नंबर पे आपके आ जाते हैं पुरातात्विक स्रोत, और दूसरे नंबर पे आप सभी के आ जाते हैं साहित्यिक स्रोत। तो चलिए इनको बिल्कुल डिटेल से डिस्कस करते हैं। अनेक हमारे पास में साहित्यिक साक्ष्य मौजूद हैं, और अगर हम देखें तो 12वीं शताब्दी में कश्मीर के राजाओं के द्वारा बहुत सारा इतिहास लिखवाया गया था, तो वो आज 12वीं शताब्दी का जैसे कि एग्जाम्पल दिया है, वो हमें इतिहास बताते हैं। ऐसे ही प्राचीन काल में बहुत सारे यात्री हमारे देश के अंदर आए थे, उन यात्रियों ने अपने द्वारा कुछ वृत्तांत लिखे थे। आज जब हम उन वृत्तांतों को पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि उस समय भारत के अंदर किस प्रकार की दशा थी। ऐसे ही 18वीं शताब्दी में अंग्रेजों के द्वारा बहुत सारे ऐसी चीजें लिखवाई गई जिनको आज हम पढ़ते हैं, तो हमें पता चलता है कि हिस्ट्री आखिर थी क्या, या फिर हिस्ट्री क्या थी। आप सभी को ध्यान रखना है, इतिहास पढ़ने और लिखने की बुद्धिमत्तापूर्ण गतिविधियों जो शुरू से आरंभ हुई, उसे इतिहास लेखन को हम क्या बोलते हैं। अगर पेपर में आपके इतिहास लेखन यानी हिस्टोग्राफी लिखा हुआ आ जाए तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, आप समझ जाएंगे कि हिस्टोग्राफी बेसिकली है क्या। तो ये इतिहास लेखन का ही प्रक्रिया है। अगर पेपर में ऐसे लिखा हुआ आ जाए, इसके विभिन्न स्रोतों को बताइए, तो इतिहास लेखन के स्रोतों को ही आपको हिस्टोरियोग्राफी पूछा जा रहा है। तो भाई इतिहास लेखन की प्रवृत्ति क्या है, तो प्रवृत्ति का मतलब यह है कि उनके तरीके क्या रहे। तो इतिहास लेखन हमारे प्राचीन काल से हुआ है, लेकिन जो इसको गति मिली है, गति जो है वो कब मिली, ये जब ईस्ट इंडिया कंपनी थी, तो वो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा क्या किया गया, हमने देखा कि बहुत सारे क्षेत्रों पर उत्खनन करवाए गए, और उन उत्खननों को करवाने के बाद में हमने देखा कि वो जो क्षेत्र थे, वो जो पर्टिकुलर क्षेत्र थे, उन पर्टिकुलर क्षेत्रों के ऊपर जो अवशेष मिले, उन अवशेषों को हमने एक दूसरे से लिंक करना शुरू कर दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी ज्यादातर अपनी या तो कोई इमारत बनवाते थे या फिर वहां पर कोई परियोजना लाते थे, तो उसके बाद जो उस क्षेत्र का उत्खनन होता था, खोद के निकाला जाता था, तो उसमें कई अवशेष मिले, एक मिले, दो मिले, ऐसे और खोजते गए, तो हमें पता चला कि इतिहास में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनके बारे में लोगों को अभी वर्तमान समय में पता नहीं, पर वो एक समय पर एग्जिस्ट करती थी, एक समय पे वो सारी चीजें थी। तो ये जो इतिहास में पहले कैसी चीजें थी कैसे नहीं थी, ये सारी की सारी जिम्मा जो है कंपनी ने धीरे धीरे उठाना शुरू किया। अलग अलग क्षेत्रों पर क्या हुआ कि भाई लंबे समय तक खुदाइयां चली, लंबे समय तक जो है ईस्ट इंडिया कंपनी ने शासन भी किया, और शासन करने के लिए बेसिकली किसी भी क्षेत्र पर अगर आप शासन करना चाहते हो, तो उसके अगर आपको इतिहास के बारे में पता है, उस जगह के समाज के बारे में पता है, उस समय की राजनीति के बारे में पता है, तो ये आप सभी के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होता है। इसमें आप देखोगे कलकत्ता में, ये 1900 नहीं 1700 आएगा, यहाँ पर ये डेट गलत है, इसको आप ठीक कर लेंगे। 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, इसकी स्थापना की गई थी। यहाँ पर ध्यान रखना है, ये एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल क्या है कि बेसिकली ये कैसी कम्युनिटी बनाई गई, इस सोसाइटी के तहत जो भी इतिहास लेखन का या अध्ययन का जो कार्य था बंगाल के अंदर जो हो रहा था, वो यहाँ पर एशियाटिक सोसाइटी के थ्रू ही हो रहा था, आप यहाँ पर समझ सकते हैं। अब इतिहास लेखन में दो तरह के लोगों का योगदान रहा है, आप सभी को ध्यान रखना है। एक भारतीय लोग हैं और दूसरे प्राच्यवादी है। प्राच्यवादी आप सभी को ध्यान रखना है पश्चिमी, जैसे आपने इतिहास पढ़ा होगा क्लास 12th में, तो सर जॉन मार्शल, ठीक है,
इसके अलावा और भी बहुत सारे विद्वान रहे हमारे, उन सभी विद्वानों के बारे में बात करेंगे हम आने वाले टाइम में अलग अलग, है ना। जैसे सर जॉन विलियम्स है, चार्ल्स विलिंग्स है, ऐसे बहुत सारे जो है ब्रिटिश ब्रिटिश क्या है, इतिहासकार है, जिन्होंने क्या किया, भारतीय इतिहास को पुनर्जीवित करने में अपनी मदद करी। इसके अलावा बहुत सारे भारतविद भी हैं, यानी जो भारत के ही थे, जिसमें राखल दास बनर्जी, दयाराम साहनी, बहुत सारे ऐसे विद्वान अभी आगे आएंगे आप सभी के लिए। तो आधुनिक समय में भारतीय इतिहास की रचना ईस्ट इंडिया कंपनी यानी अंग्रेजों के द्वारा, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसका एक महत्वपूर्ण स्थान रहा है, पश्चिमी जगत के विद्वानों का एक महत्वपूर्ण विद्वान स्थान रहा है। और इसी प्रकार से भारतीय इतिहास लेखन में भारतीयों की भी बहुत भूमिका रही है। मैं आप लोगों को बता दूं कि जिस तरीके से प्राचीन काल के जो भी विद्वान होते थे, अगर वो इतिहास का अध्ययन करते थे, जैसे प्राचीन काल के जो भी विद्वान होते थे तो इतिहास का अध्ययन करते थे, तो इस समय के जो विद्वान थे बेसिकली क्या क्या करते थे, मैं आप सभी को क्लियरली बता दूं कि भारतीय लोगों से, क्योंकि भारत की संस्कृति उनसे परे थे, तो भारतीय लोगों से वो पूछा करते थे। जैसे संस्कृत था, संस्कृत में कोई उनको मिल गया अभिलेख, उस अभिलेख से कैसे उन्होंने अर्थ जाना, तो हमारे भारतीय पंडितों से उन्होंने सहायता ली। तो बहुत सारे भारतीय विद्वान भी रहे जिन्होंने इतिहास लेखन में या इतिहास को पुनर्जागरण करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों में सर विलियम जॉन्स जो है वो सबसे महत्वपूर्ण रहे थे। ये नाम आप सभी को याद रखना है। इसके अलावा बहुत सारे भारतीय और भारत के अलावा भी विद्वान रहे थे जिन्होंने इतिहास लेखन में अपनी मुख्य भूमिका निभाई थी। भारतीय विधा को समझने में जर्मनी विद्वान मैक्स मूलर, ये ध्यान रखना है, मैक्स मूलर से भी उन्होंने भारत में मुलाकात की थी। हालांकि मैक्स मूलर जो है उन्होंने कभी भारत की यात्रा नहीं की, लेकिन बट फिर भी इंग्लैंड में रहकर ही इन्होंने क्या किया कि जो कुछ भी भारत में डाटा जाता था उसको सोच समझ के या उसके आधार पर वो सोचकर क्या करते थे, इतिहास लेखन में अपनी मुख्य भूमिका निभाते थे। तो ये एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन रहा कि इतिहास लेखन क्या था। इतिहास लेखन में दो तरह के स्रोत होते हैं और उन दो तरह के स्रोतों को अब हम बिल्कुल डिटेल से समझेंगे। जैसे पेपर में क्वेश्चन एक ये भी बनता है आप सभी के, भाई प्राचीन भारत के इतिहास के अध्ययन में, प्राचीन भारत के इतिहास के अध्ययन में जो स्रोत है, जैसे यहाँ पर मैंने स्रोत तो आप सभी के लिए कैटेगराइज किया है। जैसे तीन तरह के स्रोत हमने माने पेपर में, क्योंकि तीन ही तरह के क्वेश्चन बनेंगे। पहला पुरातात्विक स्रोत के ऊपर बनेगा, या फिर दूसरा आपके साहित्यिक स्रोत के ऊपर बनेगा, या फिर तीसरा आपके विदेशी यात्री के जो नजरिए है, ये जो विदेशी यात्री के विद्वान है इनके थ्रू बनेगा। तो ध्यान रखना है, प्राचीन भारत के अतीत की जानकारी इतिहास में और जो है पुरातात्विक स्रोत दोनों इकट्ठे किए जा सकते हैं। जैसे आज भारत का इतिहास जान रहे हो, आपको भारत का इतिहास जानना है, आप भारत का इतिहास लिखना चाहते हैं, तो इसमें आप दो तरह की क्या करोगे, स्रोतों का इस्तेमाल करोगे। पहले तरह के स्रोतों का इस्तेमाल करोगे साहित्यिक स्रोत का, क्योंकि वो ऑथेंटिक होते हैं सबसे ज्यादा, क्योंकि वो लिखित रूप में आज हमें उसमें अनुमान नहीं लगाना पड़ता। मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि जैसे फॉर एग्जाम्पल एक सोने का सिक्का है, ये हमें मिला गुप्त काल का। कई विद्वान कहते हैं गुप्त काल में सोने के सिक्के चलते थे, है ना। गुप्त काल में सोने के सिक्के चलने का मतलब ये था कि उस समय सोने का ज्यादा प्रचलन था। लेकिन कई लोग कहते हैं उस समय की अर्थव्यवस्था ज्यादा अच्छी थी, लेकिन कई लोग आप ये भी कह सकते हो कि उनकी अर्थव्यवस्था तो अच्छी थी, मान लिया, हो सकता है कि वो सोने को इतना महत्व नहीं देते थे उस काल के अंतर्गत, ऐसा भी हो सकता है। तो ऐसा भी हम कह सकते हैं, क्योंकि इतिहास में जब हम साहित्यिक स्रोतों की बात करते हैं तो उसमें लिखित रूप में ऑथेंटिक वो सारी चीजें लिखी हैं, तो उसका हम अनुमान लगाना नहीं पड़ता हमको। लेकिन जो चीजें हमें भौतिक चीजों में मिलती है, जैसे पुरातात्विक स्रोत है, उसमें हमें अनुमान लगाना पड़ता है कि शायद ये इसी तरीके से होगा। अभी जैसे जैसा मैं आप सभी को बताऊंगा, जैसे साहित्यिक स्रोत है, ये ऐतिहासिक जो इतिवृत्त है, इतिवृत्त का मतलब क्या होता है, ऐसे लेख जो राजाओं के द्वारा, ऐसे लेख जो राजाओं के द्वारा लिखवाया जाता है। इति का मतलब होता है खुद और वृत्त का मतलब होता है हास, खुद का इतिहास जो राजा लिखवाया करते थे उनको अगर हम देखें क्रमबद्ध रूप से राजा लिखवाया करते थे, तो राजा ने जो चीजें लिखवाई अपने शासन काल के टाइम पे, आज अगर हम उनको पढ़ते हैं तो हमें कहीं ना कहीं उस राजा के बारे में हमें जानकारी मिलती है। इसके अलावा कहीं राजा के जब हम इतिहासों को पढ़ते हैं तो उससे हमें उस समय की जो परंपरा थी, उस समय की जो रीति रिवाज थे, राजा का दृष्टिकोण कैसा था पब्लिक के लिए, इन सभी चीजों को हम अच्छी तरीके से वहां पर समझ पाते हैं। इसके अलावा भारतीयों में इतिहास के बोध के अभाव था, यानी इतिहास भारतीय लोगों को कम पता था, बल्कि ज्यादातर लोग जो है पुरानी मान्यताओं पे ही चल रहे थे, पुरानी मान्यताओं के ऊपर ही चलते रहते हैं। इस वजह से इतिहास की रचना इस हिसाब से की गई ताकि उसको अच्छे तरीके से समझा जा सके।
देखो लिखित ब्यौरे हमारे इतिहास जानने में मदद करते हैं। इसके अलावा बहुत सारी पुरावस्तुएं भी होती हैं जो शिलालेख, सिक्के, स्मारक ना, कब्र हो गए, ये इन सब के स्मारक मतलब कब्र ही होता है। इसके आसपास जो चीजें मिली या फिर जो आवासीय स्थल पे मिले, इनसे भी हमें एक इतिहास लेखन में मुख्य भूमिका, या फिर हम कहें इतिहास लेखन में हमारी मुख्य भूमिका निभाते हैं। ये क्वेश्चन आप सभी को ध्यान रखना है। इतिहास लेखन के कितने स्रोत हैं? तो 3 स्रोत है। पहले नंबर पे पुरातात्विक स्रोत, दूसरे नंबर पे साहित्यिक स्रोत और तीसरे नंबर पे हमारे पास में विदेशी यात्री के नजरिए हैं। कई बुक्स में आप पढ़ोगे कि इन दोनों को एक साथ ही आप लोगों को बताया जाता है, लेकिन पेपर में शॉर्ट नोट अलग से ही पूछ लिया जाता है। शॉर्ट नोट पेपर में शॉर्ट नोट अलग से विदेशी यात्री के ऊपर आएगा आप सभी के, इसीलिए मैंने इसको अलग लिखा है। अन्यथा ये भी आप देखेंगे तो ये दोनों एक ही हैं। बेसिकली इतिहास लेखन के स्रोत फिर कितने हो जाएंगे? 2। पहला पुरातात्विक स्रोत और दूसरा साहित्यिक स्रोत, लिटरेरी डिवाइस, ये सारे के सारे। अब देखो जैसे साहित्यिक स्रोत है, इसको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। एक देशी साहित्य यानी ऐसे साहित्य है जो हमारे देश के हैं और देश के अंदर लिखे गए, और दूसरे विदेशी साहित्य। विदेशी साहित्य वो साहित्य है जो विदेशी यात्रियों के द्वारा लिखे गए हैं, यात्रियों के द्वारा लिखे गए हैं। जैसे आपने क्लास 12 में पढ़ा होगा, यूनानी विद्वान जो है मेगास्थनीज का इंडिका। इंडिका हमारे भारत के इतिहास को जानने में मदद करती है। क्यों? क्योंकि वो भारत के अंदर जब आया था, उसने जो कुछ भी देखा उसने अपनी पुस्तक में लिख दिया। देशी साहित्य भी कई तरीके के हैं। एक धार्मिक साहित्य है जो धर्म से रिलेटेड है, जैसे जैन धर्म के साहित्य, बौद्ध धर्म के साहित्य, रामायण हो गया, महाभारत हो गया, है ना, रामायण हो गया, महाभारत हो गया, या फिर और आप सभी के जो अलग अलग स्रोत हैं ये हो सकते हैं। ये धार्मिक स्रोत के अंतर्गत आते हैं। गैर धार्मिक स्रोत मतलब कई राजाओं के द्वारा लिखवाए गए हैं, जैसे जैसे हर्षचरित्र हो गया, बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया है। या फिर हम बात करें पृथ्वीराज रसो, जो कि आप सभी को पता है पृथ्वीराज के दरबारी कवि के द्वारा लिखा गया है। हम उन सब के बारे में भी बिल्कुल डिटेल से डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ तक अगर आप लोगों को कोई दिक्कत है तो कमेंट करके बताएं। देशी साहित्य के अंतर्गत क्या आते हैं, बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। तो देशी साहित्य मैंने बताया था 2 तरीके के, एक धार्मिक है। धार्मिक में अधिकतर प्राचीन जो है धार्मिक साहित्य यानी धर्म के बारे में जो लिखे गए साहित्य जिस काल में लिखे गए, वो हमें अपने समय के अतीत के बारे में जानकारी हमें देते हैं। जैसे इसको भी हम धार्मिक साहित्य को भी 3 वर्गों में विभाजित करते हैं। मेनली एक ब्राह्मणों के द्वारा लिखे गए, एक बौद्ध के द्वारा लिखे गए और एक आप सभी के जैन के द्वारा लिखे गए। ये सभी के सभी अपने समय के इतिहास बताते हैं। इसके अलावा ब्राह्मणी साहित्य जो है, इसको 4 वर्गों में अगर आप देख सकते हो। ब्राह्मणी साहित्य में 4 वेद है, जिसमें ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है, प्राचीनतम वेद है। दूसरे नंबर पे आपका आ जाता है सामवेद, तीसरे नंबर पे आ जाता है आपका यजुर्वेद और चौथे नंबर पे आ जाता है अर्थवेद, है ना। तो ये 4 वेद है। इसके अलावा बहुत सारे उपनिषद है, महाकाव्य है, महाभारत है, बहुत सारे रामायण है। तो यहाँ पर अलग अलग जगहों पर भी रामायण आप देखोगे रचना की गई है। जैसे अलग अलग उन्होंने, किसी ने रामचरितमानस लिखा है, किसी ने कुछ लिखा है। तो ये अलग अलग विद्वानों के द्वारा, जो ब्राह्मण थे उन्होंने जो भी साहित्य लिखे वो हमें एक आज इतिहास बताते हैं। जैसे वेदों से हमें आर्यों के धर्म, दर्शन, समाज, वेदिकाओं, उनकी राजनीतिक व्यवस्था, इन सभी की जानकारी मिलती है। जो हमारे अन्य है ना, अन्य उससे हमें क्या है, बलि और अनुष्ठानों की जानकारी मिलती है। उपनिषद जो है इसमें हमें जो है एक तो ब्रह्मा और बारीकी से आत्मा और ब्रह्मा की अवधारणा का पता। वेदों की बात करें तो वेदों की रचना बहुत बाद में हुई, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक। जब जो है वेदों की रचना बहुत बाद में हुई, तब कथा एक पीढ़ी से दूसरी जो है, एक तो जन श्रुतक यानी कहानियां जो है उसके माध्यम से भी हम कह सकते हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो अवैदिक यानी आगे चलकर, वैदिक काल के आगे चल के कुछ साहित्य लिखे गए, वो भी हमें इतिहास बताते हैं। इसके अलावा वेदों की रचना जो है संस्कृत भाषा में हुई है। ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम वेद है। और वेदों को आसानी के लिए समझने के लिए ना, वेदों को आसानी से समझने के लिए हमने क्या किया, 600 से 200 ईसा पूर्व जो है इसमें वेदांगों की रचना करी है। तो वेद के बाद वेदांग आ जाते हैं ना। वेदांगों की संख्या 6 है, जिसमें शिक्षा, कल्प, व्याकरण ना, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, ये सारी की सारी चीज उसके अंदर शामिल है। इसके अलावा भारतीय महाद्वीप में अगर हम देखें, भारत के अंदर रामायण, महाभारत ना, और इसके अलावा अन्य जो पुराने ग्रंथ हैं जो 400 ईस्वी के बीच में आसपास लिखी गई, ये भी अपने समय का। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी, और इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, ताकि आने वाली जो वीडियोस होगी हमारी, हम यहीं से इसको कंटिन्यू करेंगे। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहें इन नंबर्स के थ्रू हमसे व्हाट्सएप, बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ वेरियस लिंक दिए गए,
आप उन वेरियस लिंक के थ्रू आप हमारे सोशल मीडिया के विभिन्न हैंडल से भी हमसे जुड़ सकते हैं। और इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप आने वाली वीडियो को अपने आप को मिस होने से बचा सकते हैं, ताकि आपके एग्जाम की तैयारी हो सके। मार्च में पेपर है, जो जनवरी है वो भी अगर आप देखेंगे तो ये ऑलमोस्ट आज मैं वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये 18 जनवरी 2023 है, तो ये बिल्कुल निकल चुका है। तो अब आपके पास में लगभग 40 दिन का समय भी नहीं रह गया अपने एग्जाम्स की। आप सभी को अच्छी तरीके से तैयारी करनी है। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है तो आप अपने डाउट्स को क्लियर करा सकते हैं। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी के लिए लिंक दिए गए, तो उन लिंक्स पे भी जरूर विजिट करिए। और सबसे फाइनली जो मैंने आप लोगों को बताई थी सबसे इंपॉर्टेंट, अगर टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कीजिए। लिंक फ्री में है, मन करे तो ज्वाइन करना, ना करे तो, क्योंकि 1200 लोग जुड़े हुए हैं। और उसमें सबसे खास बात क्या है कि वो एक ओनली मैं ही मैसेज कर सकता हूँ, आपके कॉन्टैक्ट्स कोई नहीं देख सकता। ओनली मैं ही मैसेज कर सकता हूँ, कोई आपको पर्सनली भी मैसेज नहीं कर सकता। जो भी इन्फॉर्मेशन होगी ओनली इन्फॉर्मेशन मिलेगी। बहुत सारी जगह पर जो होती है लड़कियाँ या जो लड़के होते हैं वो मैसेज, फालतू के मैसेजों से परेशान होते हैं। यहाँ पर आप सभी को बिल्कुल भी कोई भी ऐसा परेशानी नहीं देखने को मिलेगा। आई होप आपको ये क्लियर होगा। बाकी मिलते हैं आप सभी से अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।